So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am continue with thalassemia. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या था बेसिकली, तो हमारा हीमेटोलॉजिकल डिजॉर्डर का जो लास्ट लेक्चर था सिकल सेल एनीमिया पे, तो वो भी जो है हेरिडिटी के थ्रू मीन्स जेनेटिक डिजॉर्डर है जो बेसिकली किसको इम्पैक्ट करता है, हमारा आरबीसी को। तो ये भी जो है ना तो जेनेटिक ही डिसऑर्डर ही है। इस कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली थैलेसेमिया इज इनहेरिटेड डिजॉर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो इस केस में क्या होता है, इनहेरिटेड मीन्स क्या, जेनेटिक मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो होता है ना, उस प्रोसेस को ये डिस्टर्ब कर देता है। मीन्स डिस्टर्ब करना मीन्स क्या, जो प्रॉपर जो है मीन्स एडिक्वेट अमाउंट हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा, अगर फॉर्म भी हो रहा है तो वो वो क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो द बॉडी प्रोड्यूसेस लेस हीमोग्लोबिन दैट इज देन द नॉर्मल। तो बॉडी का जो एक डिमांड रहता है ना, जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज, तो जितना हमारा बॉडी का डिमांड फुलफिल कर पाए। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, थैलेसेमिया में उस नॉर्मल रेंज से भी मीन्स कम अमाउंट में ये हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। अगर हीमोग्लोबिन का ही फॉर्मेशन अगर कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। एंड आरबीसी का फॉर्मेशन जैसे रिड्यूस होगा तो वो क्या कॉज करेगा, एनीमिया कॉज करेगा। ठीक है, तो इट कॉजेज क्रोनिक एनीमिया एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। ये एक जो है ना सो लॉन्ग टर्म चलने वाला ये कॉम्प्लिकेशन है। मीन्स क्या, जो एक तरह से बोल सकते हैं तो ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, इसमें एक ही पाई रहता है बेसिकली, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन मीन्स हेल्दी डोनर से ब्लड लेके एंड जो भी थैलेसेमिया का जो पेशेंट है उसमें ओवरऑल जितना भी ब्लड है रिप्लेस करवाना। ठीक है, तो ये क्रोनिक कंडीशन है, जिसका क्रोनिक कंडीशन मीन्स क्या, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलते रहते हैं। एंड इसके होने की वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी रिड्यूस हो जाता है, एंड जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, एनीमिया कॉज करता है। यहाँ तक क्लियर। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ थैलेसेमिया। तो बेसिकली जो है ना सो दो टाइप का थैलेसेमिया है, एक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का पढ़े थे स्ट्रक्चर, तो अल्फा चेन एंड बीटा चेन था। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे तो ये क्या करता है, अल्फा थैलेसेमिया इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबुलिन। तो हीमोग्लोबिन का जो चेन में जो अल्फा ग्लोबिन चेन रहता है तो उसका प्रोडक्शन को ये रिड्यूस कर दे, डिक्रीज कर देता है, जिसके अगर प्रोडक्शन अल्फा ग्लोबिन का कम हो जाएगा तो वो इफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन आता है बीटा थैलेसेमिया। तो नाम से ही पता चलता है ये अल्फा था तो अल्फा ग्लोबिन पे इफेक्ट कर रहा था, एंड ये अगर बीटा है थैलेसेमिया तो किसको करेगा, बीटा ग्लोबिन चेन को। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा। देन सिवियरिटी टाइप्स में देखते हैं तो थैलेसेमिया माइनर मीन्स माइनर किसको बोलते हैं, जो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट मीन्स क्या, जो बीच मिडिल स्टेज, जो ना ही कम ना ही ज़्यादा। एंड होता है एक थैलेसेमिया मेजर। तो ये क्या होता है, मोस्ट सीवियर केस होता है। ठीक है, मीन्स इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है तो ज़्यादा होगा। ये हो गया माइल्ड, ये हो गया मॉडरेट, ये हो गया सीवियर। ठीक है, तो तीनों में क्या होता है, जैसे माइल्ड सिम्टम रहेगा, जो भी मीन्स क्या ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है इस दोनों के कंपेरिजन में इसमें थोड़ा कम होगा। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट मीन्स क्या होता है, मॉडरेट सिम्टम दिखेगा, एंड जो सीवियर है इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएगा। फिर आता है आपका जेनेटिक बेसिस ऑफ थैलेसेमिया। तो थैलेसेमिया इज ए इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजॉर्डर। तो यह भी हमारा ऑटोसोमल जो रहता है ना क्रोमोसोम, उस पर ये भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, एंड जेनेटिक है तो ऑब्वियसली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते रहता है। एंड म्यूटेशन और डिलीशंस अगर्स इन द ग्लोबिन चेन्स। तो म्यूटेशन तो सबको पता है, जो रेडिएशंस या केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड वेरिएशंस जब होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस। यानी तो जो सीक्वेंस है, जो एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन, उसका चेन में कोई डिलीट हो गया। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, तो इसमें आपका एडिशन डिलीशन ये सब होते रहता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे वेरिएशन कॉज करेगा। पहले क्या था, अगर ये दोनों प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, म्यूटेशन, तो क्या होगा, नॉर्मल चेन बनेगा। और जब भी म्यूटेशन या डिलीट होगा वहाँ से कोई सा भी सीक्वेंस, तो क्या होगा, एबनॉर्मल चेन हो जाएगा। मीन्स क्या, जो इधर अल्फा ग्लोबिन को इफेक्ट करेगा या बीटा ग्लोबिन को इफेक्ट करेगा।
एंड अगर दोनों भी डिफेक्ट होता है तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा ही, ठीक है। तो डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन प्रोडक्शन लीड्स टू एबनॉर्मल आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये जो डिफेक्टिव ग्लोबिन मीन्स क्या, जो हीमोग्लोबिन का जो अल्फा एज वेल एज बीटा ग्लोबिन का जो चेन है उसमें डिफेक्ट हो रहा है उसकी वजह से, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में भी डिफेक्ट होगा, एंड फाइनली क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में डिफेक्ट होगा तो हीमोग्लोबिन से ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो आरबीसी का मीन्स सिंथेसिस को भी ये क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बोथ पेरेंट्स में बी कैरियर्स विदाउट सिम्टम्स। तो इसमें क्या होता है, कैरियर्स एक होता है जो, मतलब कैरियर किसको बोलते हैं, जो वो जीन लेके चल रहा है, ठीक है। लेकिन कंडीशन कब होता है, जब फादर एंड मदर दोनों अगर कैरियर है, मीन्स दोनों के पास ये थैलेसेमिया का जो कॉज करने वाला जीन है, तो उसका जो बच्चा होगा तो उनको क्या होगा, थैलेसेमिया कॉज करेगा, क्लियर। लेकिन उसमें से अगर एक कैरियर है एक नहीं है तो आने वाला जनरेशन कैरियर का ही काम करेगा लेकिन वो उसमें सिम्टम नहीं दिखेगा, ठीक है। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थैलेसेमिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डिक्रीज ग्लोबुलिन चेन सिंथेसिस अगर, तो पहले क्या होता है, ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन और एडिशन क्या होता है, जो वहाँ पे जो सीक्वेंस है उसमें म्यूटेशन कॉज करता है, एंड फाइनली जिसकी वजह से क्या होता है, तो ग्लोबिन चेन अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस में इफेक्ट करता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो इसमें चेन में जैसे इफेक्ट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन भी इनइफेक्टिव हो जाता है, एंड हीमोग्लोबिन का इनइफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है, जो आरबीसी भी जो है क्या होगा, इनइफेक्टिव मीन्स क्या, जो मैच्योर आरबीसी फॉर्म नहीं होगा, मीन्स मैच्योर मीन्स क्या, जो नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल ही तो सही से फंक्शन करता है ना, मीन्स एबनॉर्मल आरबीसी का ये फॉर्मेशन करता है, एंड आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड रैपिडली इन द स्प्लीन। तो आरबीसी जो फॉर्म भी होता है ना, वो क्या होता है, उसका हिमोलाइसिस इजीली हो जाता है, मीन्स क्या, जो आरबीसी सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कहाँ पे होता है, स्प्लीन वाला में, इसलिए उस स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। देन बोन मैरो ट्राइज टू प्रोड्यूस मोर आरबीसी। तो फिर भी बोन मैरो का काम क्या है, तो बॉडी में जो अगर सेल का काउंट कम है तो उसको सिग्नल मिलता है, हाँ यू हैव टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी सेल्स, हमारा सिग्नल जाता है ना फीडबैक मैकेनिज्म, वो बॉडी से वो जाता, मीन्स उसको नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, जो जब भी बॉडी में जो है आरबीसी का काउंट कम हो गया तो उसको सिग्नल मिलता है, हाँ आपको क्या करना है, आरबीसी सेल्स फॉर्म करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो बोन मैरो कोशिश करता है फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, मीन्स क्या, जो बीटा चेन एंड अल्फा ग्लोबिन चेन में जो डिफेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये ट्राई कर रहा है लेकिन उतना फॉर्म नहीं कर पा रहा है, अब फॉर्म भी कर पा रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिफेक्टिव आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो बोन मैरो एक्सपेंशन कॉजेज द बोन डिफॉर्मिटीज। तो बोन मैरो जो एक्सपेंड करता है ना, मीन्स आरबीसी सेल्स को फॉर्म करने के लिए, तो जिसकी वजह से कहाँ पे इम्पैक्ट करता है, बोन पे, एंड बोन ऑस्टियोफोरोसिस सुने होंगे, ब्रेक डाउन बोन का वीकनिंग, तो वो बोन पे असर करता है जिसकी वजह से बोन में से रिलेटेड डिजॉर्डर मीन्स कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स वो हड्डी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा एंड इजिली वो टूटना शुरू हो जाएगा। तो क्रोनिक एनीमिया डेवलप्स। तो फाइनली क्या होगा, तो क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा, पहले माइल्ड में जाएगा, फिर इंटरमीडिएट, देन क्रोनिक। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ थैलेसेमिया। तो इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स में हमेशा सिम्टम ही देखते हैं, जो कौन कौन सा सिम्टम से पता चलेगा जो पेशेंट को थैलेसेमिया है या नहीं है। तो बेसिकली जो क्या इसमें वीकनेस फैटिक तो आता है, क्योंकि वीकनेस क्यों होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, एनर्जी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो वीकनेस फील होगा, ठीक है। येलोइश स्किन दिखेगा क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। देन येलो स्किन होने की वजह से क्या होता है, जॉइंडिस बोलते हैं ना, स्किन अगर पीला हो गया मीन्स जॉइंडिस का सिम्टम है। देन इनलार्ज स्प्लीन एंड लीवर, स्प्लीन एंड लीवर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। देन बोन डिफॉर्मिटीज ऑफ फेस एंड स्कल्स। तो ये बेसिकली फेस एंड स्कल का जो बोन में है उसमें इम्पैक्ट करता है, क्योंकि फ्लैट बोन में भी जो है ना आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। तो इसमें ग्रोथ जो है ना रिटार्ड हो जाता है, मीन्स क्या, जो एनर्जी नहीं मिलेगा बॉडी को तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, एंड सेल डिवीजन जैसे इम्पैक्ट करेगा जिसका मतलब क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। देन लास्टली पुअर एपेटाइट, मीन्स क्या, जो
जो भी बॉडी से रिलेटेड जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एंड इसके साथ एक और सिम्टम आ जाएगा, वो हाइपोक्सिया या इस्चेमिक कंडीशन। देन आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थैलेसेमिया। तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ बढ़ के और क्या क्या कॉज कर सकता है। तो लास्टली कौन सा है, सीवियर एनीमिया। इससे आगे तो कुछ नहीं है, फाइनली क्या होगा, उससे भी नहीं होगा तो डेथ होगा। ठीक है, देन हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आयरन ओवरलोड भी हो जाता है। आयरन ओवरलोड क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी का थेरेपी देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो क्या होता है, एक टाइम टू टाइम ब्लड चेंज करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, कभी कभी आरबीसी का मीन्स क्या, जो आयरन का कंटेंट धीरे धीरे स्टोर होते होते ये आयरन ओवरलोड कॉज करता है। ठीक है, देन लीवर डैमेज, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, हेपेटोमेगाली हो रहा था। हेपेटोमेगाली मीन्स क्या होता है, जो इनलार्जमेंट ऑफ लीवर एंड, ठीक है, तो लीवर का भी साइज बढ़ रहा था एंड स्प्लीन का भी, तो लीवर भी डैमेज करेगा। देन डायबिटीज एंड हार्मोनल डिजॉर्डर, डायबिटीज भी कॉज करेगा। ठीक है, एंड हार्मोनल डिजॉर्डर मीन्स क्या, इंडोक्राइन रिलेटेड डिजॉर्डर जो भी है, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा बॉडी में, जिसकी वजह से क्या है, जो भी मीन्स ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगा और अदर बॉडी का मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। एंड देन बोन एबनॉर्मलिटीज मीन्स बोन का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाएगा, बोन वीक हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेड मीन्स ग्रोथ जो है सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो रुक जाएगा। एंड लास्ट जो है, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने का चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देन आता है डायग्नोसिस टेस्ट ऑफ थैलेसेमिया। तो लैब के थ्रू जो सीबीसी टेस्ट, पेरिफेरल स्मीयर, देन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेरम फेरेटिन लेवल। फेरेटिन मीन्स क्या होता है, आयरन कंटेंट चेक करते हैं इसमें। ठीक है, देन जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग मीन्स क्या, फैमिली काउंसलिंग के थ्रू जेनेटिक हिस्ट्री चेक करते हैं। देन प्रीनेटल डायग्नोसिस, तो ये इसलिए करते हैं, प्रीनेटल मीन्स क्या, जो बच्चा आने वाला है, अभी जन्म नहीं हुआ है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं थैलेसेमिया का, वो चेक करने के लिए प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं। देन ट्रीटमेंट जो है, जो बेसिकली तो मेन ट्रीटमेंट जो बेसिकली कौन सा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स जो इफेक्टेड पर्सन है उसमें जो है, तो हेल्दी डोनर मीन्स जो जिसका आरबीसी नॉर्मल है, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड लेके रिप्लेसमेंट करवाते हैं। एंड देन आयरन चिलेशन थेरेपी, देन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस एंड देन स्प्लीनेक्टोमी। ये क्यों करते हैं, क्योंकि स्प्लीन में क्या होता है, वो साइज ऑफ बढ़ने की वजह से क्या फाइनली क्या होता है, उसका सर्जरी करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको सर्जरी करके पार्शियली क्या होता है, ज़्यादा इम्पैक्टेड रहता है तो रिमूव भी करवा देते हैं। ठीक है, देन एडवांस ट्रीटमेंट कौन सा हो जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्यों करते हैं, क्योंकि बोन मैरो पे भी ओवरलोड पड़ता है एंड वो भी फाइनली क्या होता है, जिसकी वजह से बोन को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। एंड जीन थेरेपी, तो जीन थेरेपी अभी ये लेटेस्ट आया है, जो इफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके वहाँ पे मीन्स जो नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने। एंड देन आयरन चिलेशन थेरेपी, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ट्रांसफ्यूजन्स कॉज आयरन एक्यूमुलेशंस इन द बॉडी ऑर्गन्स। तो रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन मीन्स क्या, जो रिपीटेड जो ब्लड का जो पेशेंट में चढ़ाते हैं, वो क्या करता है, आयरन ओवरलोड कॉज करता है, जो कि एक तरह से हार्मफुल है पेशेंट के लिए। तो चिलेटिंग ड्रग कौन कौन सा आ जाएगा, डिफेरक्सामेन एंड देन आपका जो भी है डिफेरक्सिक्स, देन आता है आपका डिफेरी। तो ये सब ड्रग का डिफेरी मीन्स जहाँ पे भी लगा रहेगा ना, मीन्स समझ लेना है उसमें आयरन का कंटेंट है, मीन्स हेमेटेनिक्स ड्रग जो है मीन्स आयरन कंटेनिंग ड्रग, तो उसी का है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ बना होगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंस क्या रहता है इसका, तो पहला इसमें क्या हो रहा है, आयरन का ओवरलोड हो रहा है, तो काम क्या करना है, जो ओवरलोड है उसको रिड्यूस करना है। तो ओवरलोड रिड्यूस कैसे, ये क्या करता है, रिमूव एक्सेस जो आयरन है बॉडी में, तो उसको रिमूव करेगा। देन इट प्रिवेंट हार्ट एंड लीवर डैमेज, तो ज़्यादातर हार्ट एंड लीवर तो वाइटल ऑर्गन है बॉडी में, तो उसका डैमेज होने से रोकता है। स्प्लीन का तो हटा भी देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। देन इट इम्प्रूव द सर्वाइवल ऑफ पेशेंट, मीन्स ये करके क्या होता है, जो अगर आयरन ओवरलोड हुआ है उस केस में ये करना है। ठीक है, देन आता है रोल ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जनरली यही करते हैं पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें का बेनिफिट्स क्या है, जो हीमोग्लोबिन लेवल को नॉर्मल रखता है, क्योंकि इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका ब्लड क्या था,
टोटली आरबीसी काउंट उसमें डिक्रीज था, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूज करने की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बैलेंस हो जाएगा। देन हीमोग्लोबिन का लेवल बैलेंस होगा मीन्स ऑलरेडी आरबीसी का भी लेवल नॉर्मल रहेगा एंड ऑक्सीजन का भी लेवल मेंटेन कर लेगा पेशेंट को। इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ डेवलपमेंट भी प्रॉपर होगा, वीकनेस जो भी सिम्टम था वो रिड्यूस हो जाएगा, वीकनेस, फैटिग, देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा। एंड रिस्क क्या रहता है इसका, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आयरन ओवरलोड जो सबसे मेन रहता है, इसी को कम करने के लिए जो है चिलेशन थेरेपी जो था वो करते हैं। देन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने का चांस रहता है इसमें, क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि बताई थे जो एंटीजन अलग अलग होता है, तो समटाइम्स जो जिसका ब्लड लेकर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं पेशेंट में, हो सकता है उसका ब्लड का जो एंटीजन एक दूसरे से मिसमैच हो जाए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा एंड पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। क्लियर? देन आता है डिफरेंस बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया किस वजह से हो रहा था, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर की वजह से, एंड ये किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन की वजह से। क्यों हो जाता है ये, ड्यू टू अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट होने की वजह से। एंड आरबीसी सेल्स का जो शेप कैसा रहेगा, सिकल शेप मीन्स पार्शियली कॉमा शेप रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें कैसा होगा, स्मॉल सेम शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें सेल का साइज क्या आता है, माइक्रोसाइटिक पढ़े थे ना, वो स्मॉल साइज सेल होगा नॉर्मल साइज से, एंड सेल काउंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। दूसरा आता है मेन प्रॉब्लम इसमें वेसल ब्लॉकेज। ये वेसल ब्लॉकेज क्यों करता है, ड्यू टू स्टिकी नेचर। सिकल सेल एनीमिया में क्या था, स्टिकी था वो, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो एक दूसरे के साथ मिल गए स्टिक हो के एंड ब्लॉकेज क्रिएट कर दे रहा था। लेकिन इसमें क्या है, जो ये ब्लॉकेज नहीं करता, ये एनीमिया कॉज करता है, सीवियर एनीमिया, ठीक है। एंड इरिटेंस मीन्स क्या है, जो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी दोनों रिसेसिव ही है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट जो है इसमें हाइड्रोक्सी यूरिया एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें जो मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही होता है, मीन्स वही एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ही है। एंड देन अगर आयरन ओवरलोड हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, देन चिलेशन थेरेपी, वो डी फेरोक्सी आयरन का जो है थेरेपी उस करके, ठीक है, जो जिस बॉडी से जो क्या है आयरन ओवरलोड को कम करना। देन आता है समरी, तो फाइनली क्या है, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया इज ए इनहेरिटेड ब्लड डिजॉर्डर, मीन्स क्या दोनों जो कौन सा है, जेनेटिक डिजॉर्डर है, एंड दोनों जो है सो बेसिकली किसको इफेक्ट करता है, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करे देन आरबीसी का फंक्शन भी इफेक्टेड होगा। तो दे कॉज क्रोनिक एनीमिया एंड मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। क्रोनिक तो होगा ही होगा कंडीशन, एंड उसके साथ साथ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। और भी कॉम्प्लिकेशन मीन्स क्या, तो पहले से एनीमिया तो है ही, साथ साथ क्या होगा, हार्ट को डैमेज कर दिया, या लीवर को डैमेज कर देगा, या किडनी को, देन ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, क्योंकि ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फाइनली क्या होगा, ब्रेन सेल डेथ हो जाएगा। देन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम्स। इसमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सकता है पेशेंट का डायग्नोसिस करवाना है, डायग्नोसिस करवा के अगर ये कंडीशन है तो उसके लिए जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है, ठीक है, आइदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो या बोन मैरो रिप्लेसमेंट थेरेपी या जीन थेरेपी, जैसे उसको ओवरकम करना है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड काउंसलिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन मैनेजमेंट। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करवाना है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड काउंसलिंग क्यों करवाना है, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री पता करने के लिए, हाँ ये जेनेटिकली इनहेरिटेड होता है तो का पता चलता है इससे, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू।